हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। आपको कुछ सेट्स दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से सेट एक दूसरे के सबसेट है। देखिए ए सेट दिया है, देन बी, देन सी, देन डी। आपको बताना है चार हैं, चार में से कौन एक दूसरे के सबसेट है। ए बी का है, ए सी का है, आपस में सबका चेक करना है कौन किसका सबसेट बना रहा है। तो चल क्या तरीका रहेगा चेक करने का, पहले देख लेते हैं। ए सेट में क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रियल नंबर, तो एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एंड एक्स सेटिस्फाई एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसमें एक्स की पावर मैक्सिमम 2 होती है, वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, ये एक्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता है। तो हमें यहाँ सीधा सीधा नहीं दिखाई दे रहा कि ए सेट में क्या एलिमेंट जाता है, तो पहले मैं निकालूंगी कि ए सेट में कौन से एलिमेंट जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, उसके फैक्टर्स निकालते हैं। ये है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसके फैक्टर्स निकालने का तरीका आपको देखना है। दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 12। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, मतलब उन दोनों फैक्टर्स को प्लस करके आना चाहिए 8। तो मेरा बन रहा है 6 2s are 12, 6 + 2 8। दोनों फैक्टर्स लेंगे माइनस के, क्योंकि यहाँ -8 है और हमें चाहिए +12। देखो -6 -2 बनाएगा -8, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस हो जाएगा +12। तो मुझे प्लस का 12 चाहिए और माइनस का 8, इसलिए मैं दोनों फैक्टर्स नेगेटिव लूंगी। x² - 6x - 2x + 12 = 0। x - 6 - 2 x - 6 = 0। यहाँ से मिला x - 6 x - 2 0, तो x आ गया 6 और 2, यानी कि दो वैल्यूज आ गई। तो इस सेट के अंदर दो वैल्यूज आती हैं 2 और 6। ये है मेरा ए सेट। फाइनली हम ए सेट ये यूज करके चलेंगे। नंबर्स होंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा ना, कैसे बताओगे नहीं तो सबसेट है या नहीं। पहले उसके अंदर के नंबर्स निकाल दो। तो 2 6 जाता है ए में, उसके बाद बी में जाता है 2 4 6, सी में जाते हैं सारे इवन 2 4 6 8, इससे डॉट डॉट लगाया मतलब आगे के सारे इवन। डी में जाता है सिर्फ 6। अभी देखिए चेक करने का क्या तरीका है, जो सबसे छोटा सेट है ना पहले वो ले लो। सबसे छोटा एक जिसमें एक एलिमेंट जा रहा है, ये सिंगलटन सेट, याद होगा मैंने बताया था जिस सेट में एक एलिमेंट जाएगा वो कहलाता है सिंगलटन सेट। पहले डी को चेक कर लो। डी में जाता है 6, तो ए में भी 6 आ रहा है, इसका मतलब डी ए का सबसेट है। सबसेट क्या था, डी के जो भी एलिमेंट हैं वो दूसरे एलिमेंट के दूसरे सेट के अंदर दिखाई देने चाहिए। डी के अंदर सिर्फ 6 जाता है, तो मैं डी को ए के साथ चेक करूँ। मैं डी को पहले सबके साथ चेक करूंगी। मैंने डी को ए के साथ चेक किया, तो डी के जो एलिमेंट है यानी कि 6 है वो ए में भी है, इसका मतलब डी ए का सबसेट है। तो डी ए का सबसेट है, ठीक है। अभी डी को बी के साथ चेक करो। बी में भी 6 जाता है, तो यस डी बी का भी सबसेट है। अभी डी को सी के साथ चेक करो। सी में भी 6 जाता है, तो डी सी का भी सबसेट है। इसका मतलब डी तो बन गया सबका सबसेट। अब डी से बड़ा वाला सेट लो, डी के लिए हो गया डन। अच्छा डी से बड़ा सेट है ए, क्योंकि ए में दो एलिमेंट जाते हैं। तो अब ए को चेक करते हैं। डी का डन हो गया, डी के लिए अब कुछ आपको नहीं करना है, ए के देखते हैं। ए के लिए बी से साथ चेक करो, क्या ए बी का सबसेट बन सकता है। ए में जाता है 2 6, बी में जाता है 2 4 6, यस जो भी ए के एलिमेंट है 2 6 वो बी के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ए बी का सबसेट बन सकता है। तो हमारा हो गया ए बी का सबसेट है। अच्छा आप ए को सी के साथ भी चेक कर लो। ए में जा रहा है 2 6 और बी में 2 6 तो है ही है, और भी एलिमेंट है, इसका मतलब ए सी का भी सबसेट है। सबसेट समझ रहे हैं आप, यानी कि जिसको मैं सबसेट बोल रही हूँ वो वाले एलिमेंट बड़े सेट में आने चाहिए, और एक्स्ट्रा कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, ये वाले एलिमेंट जरूर दिखने चाहिए तो ही ये सबसेट होगा। अभी मान लो 2 है और 6 नहीं है तो भी सबसेट नहीं होगा। जितने एलिमेंट है यहाँ 5 एलिमेंट है, वो 5 के 5 यहाँ दिखाई देने चाहिए तो ही सबसेट बनेगा। तो ए का भी डन हो गया, ए बी का भी बन रहा है, ए सी का भी बन रहा है। बी को चेक कर लो। बी को तो सिर्फ सी के साथ ही आप चेक कर लो। बी में है 2 4 6 और सी में है 2 4 6 8 अप टू सोन। तो सी में बी वाले तो है ही है 2 4 6 और एक्स्ट्रा भी है, इसका मतलब बी जो है वो बन गया सी का सबसेट। दैट्स इट। सी तो सबसे बड़ा सेट है, वो तो किसी का सबसेट बनेगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में इजी तरीका क्या रहता है, सबसे छोटा सेट पहले लेंगे, उसका काम खत्म। उससे बड़ा लिया उसका काम खत्म, उसको चेक कर लिया, फिर उससे बड़ा लिया उसका काम खत्म। तो दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स।
आपके पास यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। तो अगर वो ट्रू है तो हम उसे प्रूव करके दिखाएंगे, अगर वो फॉल्स है तो हम उसका एक एग्जाम्पल देकर दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, बहुत ध्यान से समझना है इसे। एक्स बिलोंग्स टू ए, जब भी बिलोंग्स का साइन आएगा इसका मतलब ये तो सेट है और ये इसका एलिमेंट है, यानी कि x एक a का एलिमेंट है। एंड a बिलोंग्स टू b, अब फिर से b एक और सेट है और ये जो a सेट था वो सेट एज इट इज b का एक एलिमेंट है, क्योंकि बिलोंग्स लग गया। समझ रहे हैं आप? a एक सेट, सेट के अंदर एक एलिमेंट x, उसके बाद यही a पूरा का पूरा सेट b का बन गया एलिमेंट और b के अंदर कुछ अपने भी एलिमेंट होंगे। तो आपको बताना है क्या x b को भी बिलोंग करेगा? जरूरी तो नहीं है कि जो a के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो b को भी बिलोंग करें, तो ये जरूरी तो नहीं है ट्रू होगा। तो ये बनता है हमारा फॉल्स। पर अब इसका एग्जाम्पल लेकर दिखाती हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स है तो हमें एक एग्जाम्पल देना है। देखो ए ले लेते हैं, पहले एक ए सेट बनाते हैं, कुछ भी एलिमेंट ले लेते हैं, उसके अंदर मैंने ले लिया 1 और 2। अभी x बिलोंग्स टू ए, एक x ले लो कि जो a को बिलोंग करता हो, ठीक है। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, तो x तो मेरा हो गया 2 मान लो, क्योंकि 2 बिलोंग कर रहा है a को, तो ये हो गया मेरा x। अच्छा, अब एक और सेट b बना लेते हैं। b सेट ऐसा बनाओगे आप जो इसके अंदर a बिलोंग करे, मतलब a उसका एक एलिमेंट हो, यानी कि ये पूरा सेट उसका एक एलिमेंट बना दो। तो b के अंदर अपने कोई कोई एलिमेंट ले लो, मैंने ले लिया 3 ले लिया, 5 ले लिया, बाकी ये तो जरूर जाएगा क्योंकि ये उसने दिया है कि ये उसका एलिमेंट है, ठीक है बस। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या x b को बिलोंग करेगा? x कौन था? 2, तो क्या 2 b को बिलोंग करेगा? ये अकेला 2 नहीं दिखाई दे रहा, ये तो पूरा एक एलिमेंट माना जाएगा। अलग से आपको 2 दिखेगा तो ही आप यस बोलोगे। ये वाला 2 नहीं कंसीडर कर सकते। क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? क्योंकि ये 2 अकेला नहीं है, ये पूरा सेट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये एज इट इज कंसीडर होगा। इसमें से अकेला 2 आप कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमें इसमें अकेला 2 एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा, तो जरूरी नहीं है। ये देखो, ये मैंने खुद बनाया है। हाँ, आप सोचोगे हम ले भी सकते थे 2, है ना, पर वो तो हम इसको ट्रू करने के लिए ले रहे हैं ना जबरदस्ती, जरूरी तो नहीं है कि वो ट्रू होगा। अभी यहाँ पर जो चीजें होती हैं ऐसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए, ये जनरली सबके लिए ट्रू होनी चाहिए। अगर मैं ए में से कुछ भी ले लूं तो वो बी में दिखाई देना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा। जैसे मान लो ए में से 1 ले लूं तो 1 जरूर होना चाहिए बी में, या ए में से 2 ले लिया तो 2 जरूर होना चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है होगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज फॉल्स है, क्योंकि जो एलिमेंट हम ए में से लेंगे जरूरी नहीं है वो बी में होगा, इसलिए ये चीज रहेगी फॉल्स। हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब ये चीज हमारी है फॉल्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं। इफ ए सबसेट है बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। ए सबसेट बी, तो 2 सेट लेंगे हम, इस तरीके के सेट हैं कि ए बी का सबसेट बन रहा है। देन बी बिलोंग्स टू सी, फिर से सी एक और नया सेट आया जिसके अंदर जो बी है सेट, वो पूरा उसका एक एलिमेंट बनेगा। तो आपको बताना है ये जो ए वाला सेट है वो सी को बिलोंग करेगा। तो चलिए देखते हैं, हम बना के देखते हैं। ए बना लिया मैंने, मान लो 1 2। बी अब मुझे ऐसा लेना है कि वो उसके लिए सुपर सेट हो, मतलब ए बी का सबसेट होना जरूरी है। तो बी के अंदर ए वाले तो लेने ही पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा ले लो, मैंने ये ले लिया 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हैं हम। उसके बाद बी बिलोंग्स टू सी, अब एक सी बनाओ। सी में कुछ भी एलिमेंट लो, पर बी जो है पूरा का पूरा वो उसका एलिमेंट होना चाहिए। तो अभी सी के अंदर हम ले लेते हैं, कुछ भी आप एलिमेंट ले लो, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 9 ले लिया, एलिमेंट एक्स्ट्रा कुछ भी ले सकते हैं, पर ये बी वाला जरूर लेना है एज इट इज, क्योंकि ये पूरा उसके लिए एक एलिमेंट है, ये गिवन है कि बी बिलोंग्स टू सी। खत्म कर दिया मैंने यहाँ पर 5 7 9 3 एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिए और ले लिया बी। अब वो पूछ रहा है ए बिलोंग्स टू सी, यानी कि ये पूरा ए क्या सी के अंदर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, हम देख सकते हैं ये 1 2 इसके अंदर नहीं दिखाई दे रहा, इसके अंदर ये पूरा सेट दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, अकेला 1 2 सेट नहीं दिखाई दे रहा, तो ए सी को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसलिए हमारा ये क्या लाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। इसे हमने एक एग्जांपल के थ्रू दिखा दिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या है, इफ ए सबसेट बी
एंड बी सबसेट सी देन ए सबसेट ऑफ सी। ये तो वैसे ट्रू ही है कि अगर ए बी का सबसेट हो, बी सी का सबसेट हो, तो ए सी का सबसेट जरूर होता है। चलिए, अब ये ट्रू है, ये तो मुझे पता है, पर कैसे ट्रू है ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। अब मुझे ये चीज शो करके दिखानी है कि ए सी का सबसेट है, ये चीज मुझे शो करनी है। एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी आपको प्रूव करना है, जैसे मुझे प्रूव करना है ए सी का सबसेट है, तो वो जो थ्योरम होती है, ये एक तरीके से ना थ्योरम की तरह प्रूव होता है। तो क्या तरीका होता है प्रूव करने का, ए को सी का सबसेट प्रूव करने का तरीका क्या है? आप ए के अंदर से कोई भी जनरल एलिमेंट ले लो, मैंने ले लिया एक्स, ठीक है। आपको क्या करना है, इस छोटे वाले सेट में से, सबसेट में से कोई भी एलिमेंट लेना है और आपको गिवन का यूज करते हुए यह प्रूव करके दिखाना है कि वो एक्स सी के अंदर भी जाता है, यानी कि जो एक्स आपने ए में से लिया वो सी में भी जाता है। इसका मतलब क्या है, ए में से जो भी लिया जाएगा, एक्स तो मैं रैंडम कोई भी एलिमेंट ले रही हूँ, इसका मतलब एक्स ए में से कोई भी एलिमेंट लिया जाएगा तो वो सी में जरूर जा रहा है, इसका मतलब ए सी का सबसेट होगा। तो प्रूव करने का क्या तरीका रहेगा, आप इसमें से कोई एलिमेंट लोगे और दिखा दोगे कि वो इसके अंदर भी बिलोंग करता है। तो ये तरीका है ए को सी का सबसेट दिखाने का। तो मैं एक्स को ए के अंदर से लेकर चलती हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए लेकर चलूंगी, प्रूव करूंगी एक्स बिलोंग्स टू सी। तो शुरुआत मैंने कैसे की है, मैंने ले लिया है एक्स बिलोंग्स टू ए। अब मुझे प्रूव करना है कि एक्स सी को भी बिलोंग करता है, तो मैं गिवन का यूज करती हूँ। मुझे पता है ए बी का सबसेट है, अगर एक्स ए में जाता है, एक्स ए को बिलोंग करता है, तो ए तो बी का सबसेट है, ए के अंदर जो भी जाएगा वो बी में जरूर होगा, क्योंकि बी तो उसका सुपर सेट है। तो इसका मतलब एक्स बी को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है। अगर एक्स ए में गया तो ए के अंदर जो भी एलिमेंट है वो बी में से ही आए हैं, तो एक्स बी को भी जरूर बिलोंग करेगा। चलिए ठीक है, ए से बी में पहुंच गया। अब उसने एक और चीज दी थी, वो कह रहा है कि बी सी का सबसेट है। अब एक्स चला गया बी के अंदर, पर बी तो सी का सबसेट है, यानी कि बी के अंदर के जो भी एलिमेंट है वो सी में से ही आए हैं। इसका मतलब ये एक्स भी कहां से आया होगा, सी में से। यही तो प्रूव करना था, एक्स बिलोंग्स टू ए लेकर चले और एक्स बिलोंग्स टू सी पहुंचा दिया आपने, इसका मतलब ए सी का सबसेट जरूर होगा। तो ये तरीका होता है प्रूव करने का। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा, इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए बी का सबसेट नहीं है। तो उसके बाद है बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए सी का सबसेट नहीं होगा, ये कह रहा है। ऐसा कोई भी जरूरी चीज नहीं है, देखो इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है खास, सबसेट नहीं है बनाने हैं तो कुछ भी है हम लेंगे इन सेट के अंदर एलिमेंट, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे। मैंने ए में ले लिया, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, मैंने ले लिया 0 1 2, बी ले लेते हैं, कोई लिंक नहीं है आपस में, बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, तो बी के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो, पर ऐसा लेना है कि ए वाले सारे ना जाएं, ए वाला 1 या 2 जा सकते हैं, सारे ना जाएं। तो इसके अंदर 1 ले लो, 5 6 7 कुछ भी ले सकते हो आप। दिखाई दे रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है। चलो अब एक और सी बनाओ, सी ऐसा बनाओ कि वो बी उसका सबसेट ना हो, पर सी कुछ और बना सकते हो आप, पर सी के अंदर बी वाले एलिमेंट ये ना हो सारे, और कुछ भी हो सकते हैं। तो देखो मैं क्या कर रही हूँ, सी के अंदर ना सारे ए वाले एलिमेंट लिख रही हूँ और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख देती हूँ, 7 9। अब यहां से दिखाई दे रहा है कि मुझे बी सी का सबसेट नहीं है, ठीक है। मैंने इस तरीके के सेट लिए हैं कि मुझे दिखाई दे रहा है ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ये गिवन कंडीशंस हैं तो ये फुलफिल होनी जरूरी है। आप इस तरीके का एग्जाम्पल लोगे। अब वो कह रहा है देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। देखो ध्यान से, ये रहा ए 0 1 2, ये रहा सी। मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा कंसिडर किया था कि मुझे दिखाई दे रहा है ए सी का सबसेट है, क्योंकि इन चीजों से इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है कि ए सी का सबसेट होगा या नहीं होगा। तो ए सी का सबसेट बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना बने, पर जो कंडीशन सबके लिए ट्रू होगी हमें वो लेनी होती है थ्योरम्स में। तो ए सी का सबसेट बन सकता है, इसका मतलब ये चीज भी हमारी क्या हो गई, फॉल्स। पार्ट देखिए, if x belongs to a and a is not a subset of b then x belongs to b। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझेंगे। एक x एलिमेंट लिया है a सेट में से, उसके बाद हम कह रहे हैं a और b में क्या रिलेशन है, a b का सबसेट नहीं है। तो ये कह रहा है क्या ये चीज ट्रू होगी कि x b को बिलोंग करेगा। जब a b का सबसेट ही नहीं है, इसका मतलब क्या है,
ए के सारे एलिमेंट बी में से नहीं आते। ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के अंदर के जो भी सारे एलिमेंट है वो बी में से ही आएंगे। तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में से नहीं आते, पर ये कह रहा है अगर ये एलिमेंट ए में जाता है तो बी में भी होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है, ये नहीं हो सकता। अगर ये होना ही है तो ए बी का सबसेट बन जाएगा। अभी देखिए ये फॉल्स है वैसे, पर मैं इसे प्रूव करके दिखाती हूँ। हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीजें। ए ले लेते हैं, आपको ऐसा लेना है ए और बी सेट कि ए बी का सबसेट ना हो, इस तरीके का एग्जाम्पल लेंगे। मैंने ए ले लिया है 1 2 3, उसके बाद बी ले लिया है 2 4 5। तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि ए बी का सबसेट नहीं है। अच्छा, अब ए में से कोई एलिमेंट लेते हैं, चेक करेंगे क्या वो बी में होगा। मैंने ले लिया 1 बिलोंग्स टू ए। अभी 1 ए में तो जाता है पर 1 बी में नहीं जाता। आपको गिवन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके चलनी है। आपको इस तरीके से एग्जांपल लेना है कि गिवन वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कह रहा है ए बी का सबसेट ना हो, तो मैंने ऐसा लिया है कि ए बी का सबसेट ना हो। अब वो कह रहा है ए में से कोई एलिमेंट लो और चेक करो, वो बी का भी होना चाहिए। मैंने ए में से 1 लिया, चेक किया, बी में नहीं है, तो ये कह रहा है होना चाहिए, तो ये फॉल्स कह रहा है। चलिए और देख लो, 2 आपने देखा, आप कहेंगे कि 2 ले लेते तो फिर क्या होता, 2 ले लेते तो वो यहाँ है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। नहीं, वो ट्रू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एक्स है। एक्स का मतलब है कोई भी लेके देखो, वो चीज सबके लिए ट्रू होनी चाहिए। इन थ्योरम्स की सबसे मेन चीज ये है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो भी चीज आप प्रूव कर रहे हो वो खाली एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नहीं है, वो जनरल है, वो सबके लिए ट्रू होगी तभी ट्रू मानी जाएगी, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। अगर आपके पास 100 के लिए भी वो चीज ट्रू आ गई और एक ऐसा मिल गया जिसके लिए वो फॉल्स है, तो फॉल्स ही मानी जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने देखा कि अगर मैं 2 ले लेती तो 2 बिलोंग्स टू ए है और 2 बिलोंग्स टू बी हो जाता, तो आप कहेंगे ये ट्रू है। नहीं, अगर 1 लेते 3 लेते तो वो नहीं है ना इसके अंदर। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, वो तो हमने अपने आप बनाया है तो हम ऐसा एग्जाम्पल लेते, पर मेरे को ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि ए बी का सबसेट ना हो, तो मैं ए के अंदर ऐसा एलिमेंट जरूर लूंगी जो बी में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो फिर उसके लिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब चाहे सबके लिए ट्रू हो रही हो, किसी ना किसी के लिए फॉल्स जरूर होगी। तो जब तक सारी चीजों के लिए ट्रू नहीं होगा, ट्रू नहीं माना जाएगा, उसे फॉल्स ही माना जाएगा। इसलिए ये अल्टीमेटली क्या कहलाएगा, फॉल्स ही है। कि अगर मैंने 2 लिया ए में से, 1 लिया ए में से, तो 1 बी को बिलोंग नहीं करता, या मैंने 3 लिया ए में से तो 3 बी को बिलोंग नहीं करता। तो जनरली बोला जाएगा अगर एक्स ए में से लेते हो तो एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि सबके लिए वो कंडीशन ट्रू नहीं कर पाएगा, सिर्फ 2 के लिए ट्रू हो रही है, तो हम कहेंगे ये फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इफ ए सबसेट है बी का, ए लेना है आपको बी का सबसेट। आप इस तरीके के 2 एग्जाम्पल लेंगे ए और बी की, ए बी का सबसेट दिखाई देगा। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं जाता, तो एक्स ए में भी नहीं जाएगा। ये कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है ये कि एक्स ए में नहीं जाएगा। क्यों? ए लेना है बी का सबसेट, इसका मतलब ए के अंदर के सारे एलिमेंट तो बी में से ही आने चाहिए। ऐसा कोई भी एलिमेंट इसका अपने पास अलग से नहीं होगा, इसके सारे एलिमेंट इसी में से होंगे। अब ये एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, जो बी में ही नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा, क्योंकि ए के अंदर के एलिमेंट तो बी में से ही आ रहे हैं। जो एलिमेंट बी में नहीं जाता तो वो ए में भी तो नहीं जाएगा ना। तो ये यही चीज कह रहा है, ये बिल्कुल ट्रू है। ट्रू है तो चलिए इसे प्रूव कर लेते हैं। क्योंकि उसने बोला ट्रू के लिए आप प्रूव करके दिखाओ। देखो, मुझे प्रूव करना है कि एक्स ए को बिलोंग नहीं करता, मुझे ये चीज प्रूव करके दिखानी है। मैं उल्टा ले लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ चलो करता है, लेट एक्स ए को बिलोंग करता है। ठीक है, तो हमें गिवन है, गिवन का यूज करो। गिवन है ए बी का सबसेट है। अगर एक्स ए को बिलोंग करता है तो ए तो बी का सबसेट है, तो वो एक्स बी में भी जरूर जाएगा, तो एक्स बी को बिलोंग करना चाहिए। पर वो कह रहा है एक्स तो बी को बिलोंग नहीं करता। मेरा यहां से आ गया एक्स बी को बिलोंग करता है, पर जो गिवन कंडीशन है वो है एक्स बी को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब जो मैंने कंसिडर किया, जो मैंने एज्यूम किया, वो गलत एज्यूम किया है। एक्स ए को बिलोंग करता है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम ये चीज लेकर चलते हैं तो गिवन में कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। इसका मतलब एक्स, एक ही कंडीशन हो सकती है कि एक्स ए को बिलोंग ना करे।
देखो थ्योरम से थोड़ा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इन थ्योरम्स के थ्रू, पर आप इसे जनरली आपको मीनिंग पता है, सबसेट का मीनिंग पता है, एलिमेंट बिलोंग करेगा नहीं करेगा, इन चीज़ों के मीनिंग पता है, तो आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को कि अगर ए बी का सबसेट है और एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं जाता तो वो ए में भी नहीं जाएगा। बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है नहीं जाएगा ए में, कैसे जा सकता है जब जो एलिमेंट बड़े सेट में ही नहीं है वो छोटे में कहाँ से चला जाएगा। तो इसके लिए हमारा ये चीज बिल्कुल ट्रू हो जाती है जो कि हमने प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, let A, B and C be the sets such that A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. Show that B is equal to C. आपके पास A, B, C तीन सेट दिए हैं, कुछ कंडीशंस दी हैं कि A यूनियन B और A यूनियन C दोनों की वैल्यू आती है इक्वल। उसके बाद A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C की वैल्यू इक्वल है, मतलब A, B, C इस टाइप के सेट हैं कि अगर A और B की यूनियन करूं और A और C की तो दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का जो सेट होगा वो इक्वल होगा। ऐसे A B का इंटरसेक्शन करूं और A C का इंटरसेक्शन करूं तो वो भी सेम आएगा। तो आपको बताना है क्या B और C सेम होंगे। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब B और C सेम होंगे। देखो जब इसे प्रूव करना हो एज अ थ्योरम, दो सेट को इक्वल लाना हो, दो सेट को इक्वल लाने का थ्योरम में क्या तरीका होता है, एक दूसरे का सबसेट दिखा दो दोनों को, B को C का सबसेट दिखा दो, C को B का सबसेट। दो सेट कब इक्वल होंगे, जब बिल्कुल ही सेम एक दूसरे के एलिमेंट होंगे उनके अंदर, तो B के एलिमेंट C के अंदर, C के एलिमेंट B के अंदर, तो B C का सबसेट हो जाए और C B का सबसेट हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा B इज इक्वल टू C। तो मेरी क्या दो कंडीशन है, मतलब मुझे क्या दो चीजें दिखानी है, B C का सबसेट है और C B का सबसेट है। अगर मैं ये दो कंडीशन दिखा देती हूँ तो मेरा हो जाएगा B इज इक्वल टू C। तो अभी मुझे ये दिखाना है, तो मैं पहले फर्स्ट ये लेकर चलती हूँ B C का सबसेट है, ये कैसे शो होगा। अभी अभी हमने बात की थी, मैंने आपको बताया था कि किसी सेट को, किसी भी सेट का सबसेट कैसे प्रूव किया जाएगा, B को C का सबसेट कैसे प्रूव किया जाएगा। अगर कोई एलिमेंट B में से ले लेते हो, गिवन का यूज करते हुए अगर वो C में पहुंच गया, आपने X लिया B में से, अगर आपने दिखा दिया कि X C में भी जाता है तो इसका मतलब B C का सबसेट हो जाएगा। तो क्या शो करना है, X जो B में से लिया है ये शो करना है वो X C में भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। X लिया B में से, अच्छा अगर कोई एलिमेंट B में जाता है तो क्या वो A यूनियन B में जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, हमें यूनियन में पता है सारे एलिमेंट आते हैं, B के जो भी एलिमेंट हैं वो सारे A यूनियन B में जाएंगे। तो मैंने लिया अगर X B में जाता है तो A यूनियन B में भी जाएगा। अब मैं गिवन का यूज कर रही हूँ, A यूनियन B A यूनियन C के इक्वल है, तो मैं A यूनियन B की जगह वैल्यू पुट कर रही हूँ उसकी A यूनियन C। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है, X बिलोंग्स टू A यूनियन C, यानी कि जो X एलिमेंट है वो A और C की यूनियन में है। A और C की यूनियन में कब जाएगा वो, या तो हो सकता है X A के अंदर हो या हो सकता है X C के अंदर हो, दोनों में से किसी सेट में होगा तभी तो वो यूनियन में गया है। X यूनियन में कैसे पहुंचा, या तो X A के अंदर था या X C के अंदर था, ठीक है। अच्छा अब मैं दोनों, ये भी हो सकता है ये भी, मैं पहला वाला लेकर चलती हूँ कि X मान लो A के अंदर था। अगर X A के अंदर था, हम कहां से लेकर चले हैं X को, B के अंदर से लेकर चले हैं, यहां से चला गया है A के अंदर। अगर X B में से लिया था और A में चला गया है, इसका मतलब क्या है, X दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। इंटरसेक्शन मतलब क्या, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। अगर X एलिमेंट B में भी है A में भी है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन में जाएगा क्योंकि X कॉमन है दोनों में। अब A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन C के इक्वल है अकॉर्डिंग टू गिवन, तो यहां पर मैंने पुट कर दिया A इंटरसेक्शन C। अभी A इंटरसेक्शन C का क्या मतलब है कि X A के अंदर भी है एंड X C के भी अंदर है। यहां से भी X C में पहुंच गया था, मैंने B में से लिया था, यहां से भी X C में पहुंच गया, तो दोनों ही तरीकों से मेरा X C में पहुंच गया। मैंने लिया कहां से था, X B में से लिया था और उसको पहुंचा कहां दिया, C में। इसका मतलब मेरा B जो होगा वो C का सबसेट होगा। सिमिलरली अभी आपको ये पार्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल सेम चलेगा। जैसे मैं लूंगी X को C में से लूंगी और B में पहुंचाना है तो X बिलोंग्स टू C ले लो, फिर C है तो C वाला सेट ले लो A यूनियन C, तो बिल्कुल सिमिलर होगा। जब ऐसे ही दो पार्ट हो जो बिल्कुल एक जैसे हों तो आपको दोनों पार्ट करने की जरूरत नहीं होती, आप यहाँ लिख देंगे सिमिलरली। जो सेकंड वाला पार्ट है मतलब C B का सबसेट हो जाएगा। जब दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल।
तो ये तरीका है किसी सेट को किसी का सबसेट दिखाने का। आप बी में से एलिमेंट लेंगे और सी में पहुंचा देंगे गिवन का यूज करते हुए। चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। आपको 4 कंडीशंस दी हैं, आपको प्रूव करना है कि ये कंडीशंस इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करती है, मतलब अगर मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन अगर मैं लेकर चलती हूँ, ये गिवन है तो ये प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड कंडीशन अगर गिवन है तो थर्ड प्रूव करना है। इस तरीके से ये सारी आपस में इक्विवेलेंट होगी। जैसे फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ, फोर्थ इम्प्लाइज फर्स्ट। इस तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे। इक्विवेलेंट का ये मीनिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। ध्यान से समझेंगे, आपको डेफिनेशंस क्लियर है, आपको बेसिक्स क्लियर है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और इजी भी लगेगा। तो देखिए पहले मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड कर रही हूँ। मतलब मैं फर्स्ट को लेकर चलूंगी, फर्स्ट का यूज करूंगी और सेकंड वाले को प्रूव करूंगी। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड अब हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्या मतलब ए सबसेट है बी का, ये चीज मुझे गिवन है, तो मुझे प्रूव क्या करना है। टू प्रूव क्या है, सेकंड वाली कंडीशन, मतलब a माइनस बी फाइव मतलब एम्प्टी होना चाहिए। अभी देखिए इसको समझने के कई तरीके हैं। पहले हम जनरली देखते हैं क्या मीनिंग है। मुझे लेकर चलना है ए बी का सबसेट है। अभी क्या मीनिंग समझाया था, ए बी का सबसेट है ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर से आए हैं। ए सबसेट बी का क्या मीनिंग है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर से आए हैं। तो प्रूफ देखिए हम कैसे लिखेंगे। all elements of A are in B, यही मतलब है इसका। A सबसेट है B का, यानी कि A के सारे एलिमेंट हैं वो B के अंदर ही हैं, क्योंकि A B के अंदर से ही आया है। अगर आप कोई भी एलिमेंट A में से लेंगे तो वो B में तो जरूर होगा। क्यों होगा, क्योंकि A खुद ही B का सबसेट है। देयर एग्जिस्ट, मान लीजिए मैंने कोई X एलिमेंट लिया A में से, तो जरूर वो x b को भी बिलोंग करेगा। आपने कोई भी एलिमेंट, जनरली मैंने एक एलिमेंट लिया है a में से, तो वो एलिमेंट b में जरूर होगा क्योंकि a b का सबसेट है। अब अगर मैं माइनस कर दूं, a माइनस b का क्या मीनिंग था, माइनस वाली डेफिनेशन समझेंगे। a माइनस b का मीनिंग था a में से b के एलिमेंट को हटा दो। a में से b के एलिमेंट को हटा दो, मान लीजिए मैंने x लिया, a में से मैं b के एलिमेंट को हटा दूंगी, x में से x हटा दूंगी। या ए में से जो भी एलिमेंट ले रहे हो, ए में से 1 लिया तो वो 1 बी में भी होगा, तो आप हटा दोगे। इस तरीके से ए के सारे एलिमेंट ही बी के अंदर हैं, तो आप हटा दोगे बी के एलिमेंट, तो कुछ बचेगा ए में, नहीं बचेगा, एम्प्टी रहेगा। ए माइनस बी क्या आ जाएगा, एम्प्टी। देखिए फिर से समझेंगे हम इसे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए वेन डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ये मान लीजिए मेरा है बी सेट, इसने दिया है ए सबसेट है बी का, तो ये किस तरीके से बनाया जाएगा, ए को बी के अंदर बनाया जाएगा क्योंकि ए बी का सबसेट है। अब ध्यान से देखिए, ए बी का सबसेट है, ए बी के अंदर है। ए माइनस बी मतलब ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, ए खुद ही बी के अंदर है। जब आप इसमें बी के एलिमेंट हटा दोगे तो इसके अंदर क्या बचेगा, 5 ही तो बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मतलब तो ए माइनस बी क्या हो जाने वाला है हमारा, एम्प्टी, अगर हम लेके चलते हैं ए बी का सबसेट है। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड। अब मैं करूंगी सेकंड इम्प्लाइज थर्ड, मतलब अगर a माइनस बी एम्प्टी है तो a यूनियन b क्या आ जाने वाला है हमारा, b। देखिए थर्ड देखेंगे तो सेकंड अभी क्या है, a माइनस बी अगर एम्प्टी है तो प्रूव करो कि a यूनियन b जो होगा वो b होगा। अभी a माइनस बी एम्प्टी मतलब a में से b के एलिमेंट हटा दो तो एम्प्टी होना चाहिए। इस तरीके का ही कुछ डायग्राम होगा। जब ए बी का सबसेट होगा तभी ये चीज पॉसिबल है, या ए बी के इक्वल होगा। ए बी का हम सबसेट लेकर चले तो ए में से बी के एलिमेंट हटा दोगे तो आपको एम्प्टी मिलेगा, यानी कि कुछ इस टाइप का वेन डायग्राम होगा। आप अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ए यूनियन बी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए यूनियन बी में क्या जाता है, ए और बी के सारे एलिमेंट जाते हैं, ए के सारे एलिमेंट बी के, पर बी तो बहुत बड़ा है और ए पूरा उसके अंदर ही है, तो ए यूनियन बी में पूरा बी चला जाएगा। पूरे बी के अंदर ऑलरेडी ए तो इंक्लूड हो गया। अगर हम इसे वेन डायग्राम से देख रहे हैं तो हमें इजीली समझ में आ रहा है कि ए यूनियन बी बी ही आएगा। अगर ए माइनस बी एम्प्टी है तो हम ये भी बोल सकते हैं ए बी का सबसेट होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर ए बी का सबसेट है,
बी मतलब बड़ा सेट होगा, ए छोटा सेट होगा, ठीक है, इस तरीके से समझेंगे छोटा सेट और बड़ा सेट करके। ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है। जब भी इस तरीके की कोई कंडीशन है और आप इन दोनों सेट की यूनियन निकाल रहे हैं तो यूनियन हमेशा बड़े वाला सेट आएगी, सुपर सेट। ये है सुपर सेट, ये है सबसेट। तो जब सबसेट है, ए सबसेट है बी का, यानी कि बी सुपर सेट है ए का, तो जब भी आप यूनियन करेंगे तो आंसर हमेशा क्या मिलने वाला है, सुपर सेट मिलने वाला है। और अगर इसी केस में इंटरसेक्शन की जाए तो आंसर हमेशा सबसेट यानी कि छोटा सेट मिलेगा। जब ए बी का सबसेट होगा, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल इजीली समझ में आएगा वेन डायग्राम से। ए पूरा बी के अंदर है, मैं कह रही हूँ कि ए बी का सबसेट है, यानी कि ए पूरा बी के अंदर है। अगर मैं इन दोनों की यूनियन करूंगी, यूनियन मतलब इन दोनों के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके लिखूंगी, तो पूरा बी ही लिखा जाएगा क्योंकि बी के अंदर ए ऑलरेडी आ जाएगा। और जो दोनों में एलिमेंट होते हैं वो हम एक ही बार लिखते हैं, तो पूरा बी आ जाएगा, यानी कि ए यूनियन बी हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं इंटरसेक्शन की, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स की, तो कॉमन तो यही वाले दिखाई दे रहे हैं जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, यानी कि पूरा ए कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इस केस में क्या हो जाता है, ए। तो जब भी ए बी का सबसेट होगा, यूनियन आएगी बड़ा वाला सेट और जो इंटरसेक्शन आएगी छोटा वाला सेट। ये तो एक एक्स्ट्रा चीज थी आपको समझाने के लिए, इसका बहुत यूज होने वाला है आगे। चलिए अब हम इसको पूरा करते हैं। सेकंड इंप्लाइज थर्ड कर रहे थे, तो सेकंड हम लेकर चले कि a माइनस बी एम्प्टी, यानी कि a में से b को हटा दो तो आपको एम्प्टी मिलेगा। तो ये हम ले सकते हैं कि a b का सबसेट होगा। a b का सबसेट होगा तो हम यहाँ देख सकते हैं यूनियन हमेशा क्या आने वाली है, बड़ा वाला सेट, यानी कि a यूनियन b क्या मिलेगा, b। चलिए इसी से ही थर्ड इंप्लाइज फोर्थ कर लेते हैं, यानी कि a यूनियन b के इक्वल है, तो प्रूव कर दो कि a इंटरसेक्शन b a आएगा। वेन डायग्राम से इजीली दिखाई दे रहा है। अगर a यूनियन b के इक्वल है, ये चीज तभी पॉसिबल है जब ए बी का सबसेट हो। ए यूनियन बी कब आ सकता है, यूनियन बड़ा वाला सेट कब आ सकती है, जब ये बड़ा हो और ये छोटा हो। छोटा हो मतलब ये इसके अंदर हो, तो ए बी का सबसेट हो। और जब भी ए बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन हमेशा क्या आने वाली है, सबसेट, यानी कि छोटा सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ जाएगा ए। ये तो हो गया थर्ड इंप्लाइज फोर्थ। चलिए एक और कर लेते हैं, फोर्थ इंप्लाइज फर्स्ट। हमने फर्स्ट से सेकंड किया, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, देन फोर्थ से फर्स्ट कर लेंगे तो आपका ये पूरा इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो अभी हम कर लेते हैं फोर्थ इंप्लाइज फर्स्ट, या फर्स्ट इंप्लाइज फोर्थ भी कर सकते हैं। मैंने फोर्थ ले लिया कि ए इंटरसेक्शन बी है ए। वही चीज बार बार रिपीट होगी, सिर्फ आप पेन डायग्राम देखते जाइए और समझ में आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी ए है, यानी कि दो सेट की इंटरसेक्शन आ रही है ए, ये है ए और बी की इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट ये पूरा सेट आ रहा है। तो ये चीज कब पॉसिबल है, जब ए बी का सबसेट होगा, ये चीज तभी ही पॉसिबल है। तो इस तरीके से ये चारों कंडीशन हमारी हो गई हैं इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। शो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। इन्होंने दिया है कि आपका ए बी का सबसेट है, तो आप प्रूव करके दिखाओ कि C माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट होगा। देखिए जब भी किसी सेट को किसी का सबसेट दिखाना है तो क्या तरीका रहता है दिखाने का, मुझे शो करना है कि C माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट है। तो आपको यहां से एलिमेंट लेकर चलना होता है और यहाँ एलिमेंट पहुंचाना होता है। तो लेट हम एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं x, जो कि C माइनस बी में बिलोंग करता है। अब अगर गिवन का यूज करते हुए आप ये x C माइनस ए में पहुंचा देंगे तो मतलब C माइनस बी सी माइनस ए का सबसेट बन जाएगा। अभी x बिलोंग्स टू C माइनस बी का क्या मतलब है, C माइनस बी में कब जाएगा, जब वो C में तो जाता हो और B में ना जाता हो। C माइनस बी की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कोई एलिमेंट C माइनस बी में जा रहा है तो वो C में तो होगा पर B में नहीं होगा, क्योंकि माइनस कर दिया है B को। तो x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। चलिए x बिलोंग्स टू C मैंने एज इट इज लिख लिया। डज नॉट बिलोंग्स टू B का क्या मतलब है, अब मैं गिवन का यूज करूंगी। मुझे गिवन है कि A B का सबसेट है। अगर x B में नहीं जाता तो क्या वो A में जाएगा, नहीं जा सकता, क्योंकि A तो B का सबसेट है। A के सारे एलिमेंट B के अंदर होंगे। A के अंदर जो भी एलिमेंट हैं वो सारे B में से ही आए हैं। अगर B में जो नहीं जाता तो वो A में जा ही नहीं सकता, क्योंकि A B का सबसेट है। इसलिए अगर x b में नहीं जाता तो x a में भी नहीं जा सकता, रीजन बीइंग a b का सबसेट है। अभी x एक ऐसा एलिमेंट है जो c में तो जाता है पर a में नहीं जाता, तो वो c माइनस ए में जरूर जाएगा।
डेफिनेशन से देखिए, सी में जा रहा है तो सी को बिलोंग कर रहा है, ए में नहीं जा रहा तो ए को हटा दो, तो एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए। हमने लिया था सी माइनस बी में, पहुंचा दिया सी माइनस ए में, तो सी माइनस बी सबसेट हो गया है सी माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एज्यूम दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी, शो दैट ए इज इक्वल टू बी। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए समझने के लिए। मुझे शो करना है पी ए इज इक्वल टू पी बी, सॉरी ये एज्यूम, ये गिवन है आपको, मुझे शो करना है a इज इक्वल टू बी। ओके, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी का क्या मतलब है? पी ए मतलब क्या? पावर सेट ऑफ ए, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एंड पी बी पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट क्या था? यानी कि ए के जो सारे सबसेट बन सकते हैं, ए के सारे पॉसिबल सबसेट का जो सेट बनाया जाएगा वो कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। ऐसे ही बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उन सबको एक सेट के अंदर डाल दो तो वो बन जाएगा पावर सेट ऑफ बी। तो ये दोनों सेट, मतलब पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी मुझे दिया है इक्वल, ये तो गिवन है, ठीक है। अभी मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे शो करना है a इज इक्वल टू बी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि दो सेट को इक्वल किस तरीके से शो किया जाएगा, एक दूसरे का सबसेट दिखा दो, a को b का सबसेट दिखा दो, b को a का सबसेट दिखा दो। अगर ये दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो दोनों सेट इक्वल कहलाएंगे। तो चलिए, ए बी का सबसेट है, पहले हम ये दिखाते हैं। दो चीजें दिखानी होती है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, जब दो सेट को इक्वल दिखाना हो। और ये भी हमें पता है कि ए को बी का सबसेट कैसे दिखाया जाएगा, कि एक एलिमेंट यहाँ से ले लो, इसमें पहुंचा दो। तो चलिए एक एलिमेंट पहले ले लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू ए। मैंने ए के अंदर से एक एलिमेंट ले लिया है x। अब ध्यान से समझेंगे, मैं एक सेट बनाने वाली हूं इसी एलिमेंट से। इसी एलिमेंट को अगर इन ब्रेसेस में डाल दो तो ये एक सेट कहलाएगा। तो मैंने कैपिटल एक्स उस सेट को नाम दिया है, स्मॉल एक्स मेरा एलिमेंट है। ध्यान से समझेंगे, एलिमेंट और सेट में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट हमेशा सेट को बिलोंग करते हैं और सेट हमेशा सेट के अंदर कंटेन, मतलब उसके सबसेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स, स्मॉल एक्स मैंने लिया था ए में से एक एलिमेंट, अगर मैंने उस पर ब्रेसेस लगा दी तो ये एक सिंगलटन सेट बन गया। आपको याद होगा हमने जब पावर सेट निकाले थे तो पावर सेट में हमने सिंगल एलिमेंट को भी लेके सेट बनाया था, दो दो को लिया था, फिर तीन तीन को लिया था, फिर पूरे पूरे सेट लिए, तो 5 बीस में जाता है। तो ये कैपिटल एक्स जो सेट बना, क्या ये कैपिटल एक्स ए का सबसेट है? ऑब्वियसली है, क्योंकि ये एक्स ए में जाता है और ये इसका सबसेट है। तो ये जो कैपिटल एक्स है वो होगा ए का सबसेट होगा, क्योंकि ये एक्स एलिमेंट ए के अंदर से ही आया है और हमने ये वहीं से बनाया, तो x जो है वो a का सबसेट होगा। अच्छा, अब x है a का सबसेट। अब pa में क्या जाता है? pa मतलब पावर सेट ऑफ a। पावर सेट मतलब क्या? ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ a। जितने भी a के सबसेट बन सकते हैं सारे pa में जाएंगे। तो क्या x भी तो pa में नहीं जाएगा? x भी तो a का सबसेट है, तो x भी pa में जाएगा। जाएगा मतलब क्या? pa को बिलोंग करेगा, वो इसका एक एलिमेंट कहलाएगा। तो x बिलोंग्स टू PA, ये भी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब PA इज इक्वल टू PB, गिवन का यूज कर लो, तो फिर PA की जगह लिख देती हूँ PB। अब इस लाइन का क्या मतलब है? x बिलोंग्स टू PB, यानी कि x PB के अंदर जाता है। PB के अंदर मतलब पावर सेट ऑफ B के अंदर, यानी कि पावर सेट ऑफ B मतलब B का ये सबसेट है। अब x B का भी सबसेट बन गया। x क्या था? x तो मेरा ये था। अगर ये b का भी सबसेट बन गया है, यानी कि स्मॉल x b को भी बिलोंग कर रहा होगा, इसका मतलब तभी तो ये b का भी सबसेट बन गया है। तो स्मॉल x कर गया b को बिलोंग। हमने स्मॉल x कहां से लिया था? कैपिटल A में से लिया था, ये पहुंच गया है b में, इसका मतलब a बन गया है b का सबसेट। आई होप सेकेंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। बी सबसेट एक कुछ नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप सेकेंड पार्ट नहीं भी कर दिखाते हैं, आप लिख देते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी सबसेट ए, वो हो जाएगा। पर अगर देखिए किया किस तरीके से जाएगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट चलेगा। लेट, यहां से देखते जाइए, x बिलोंग्स टू ए, अब हम ले लेंगे x बिलोंग्स टू बी। एक और x ले लिया है यहाँ, तो आप यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, y ले लेते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल x लिया था, यहाँ कैपिटल y ले लो। कैपिटल x से सेट बनाया था सिंगलटन सेट, कैपिटल y से सिंगलटन बना दो y। उसके बाद हमने क्या कहा था कि ये जो कैपिटल x है वो a का सबसेट है, यानी कि ये जो कैपिटल y है b में से आया है तो ये b का सबसेट है। अगर ये b का सबसेट है तो ये पावर सेट b को बिलोंग करेगा।
पावर सेट बी हो जाएगा पावर सेट ए के इक्वल, जो कि गिवन है। अगर ये पावर सेट ए को बिलोंग कर रहा है यानी कि ये ए का सबसेट होगा। अगर ये ए का भी सबसेट है, इसका मतलब ये जो स्मॉल वाई वाला एलिमेंट है वो ए को भी बिलोंग करेगा। हमने बी में से लिया, ए में पहुंच गया, तो बी ए का सबसेट हो गया। जब बिल्कुल सिमिलर प्रूफ हो तो हम इसमें एक पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं एग्जाम में। तो अभी ए बी का सबसेट बन गया है, बी ए का सबसेट, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका कि दोनों सेट हो जाने वाले हैं हमारे इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। अभी हमें प्रूव करना है और ट्रू दिखाना है क्या ये चीज इसके इक्वल होगी। जस्टिफाई करना है तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सकते हैं इसे। देखिए, कुछ भी ए और बी दो सेट की बात की गई है तो आप दो सेट बना लो, कुछ भी ले सकते हैं आप, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। फॉर एनी बोल रहा है तो जनरली ये चीज सबके लिए ट्रू दिखानी है आपको। तो एक पर्टिकुलर हम एग्जांपल लेके देखते हैं क्या उसके लिए ट्रू आएगा या नहीं आएगा। तो ए में मैं ले लेती हूँ, कुछ भी एलिमेंट ले लेती हूँ, दो एलिमेंट ले लेते हैं। दो एलिमेंट लेना सही रहेगा क्योंकि उसका पावर सेट भी बनाना है। जब 3-4 ज्यादा देंगे तो पावर सेट बहुत लंबा बन जाएगा जिसमें टाइम लगेगा। तो दो एलिमेंट लेकर देख लेते हैं। ए में ले लेते हैं 4 8, बी में ले लो, चलो एक कॉमन ले लेते हैं 8 16 ले लो। अच्छा, अभी ए है 4 8, पावर सेट ऑफ ए बनाओ। पावर सेट ऑफ ए कैसे बनेगा, सबसे पहला 5 जरूर जाता है, उसके बाद सिंगलटन जाते हैं, तो 4 सिंगलटन चला गया, 8 सिंगलटन चला गया, उसके बाद ये खुद जाता है तो 4 8 चला गया। अच्छा, पावर सेट ऑफ बी बना लो। पावर सेट ऑफ बी क्या था, ये दो जा रहे हैं 8 और 16, तो 5 जा रहा है, सिंगलटन 8 सिंगलटन 16 और ये दोनों खुद। ठीक है, ये हमारे सारे बन गए पॉसिबल सबसेट ऑफ ए एंड बी। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल रही हूँ तो पी ए यूनियन पी बी, यानी कि इन दोनों की मुझे कर देनी है यूनियन। कर दो पी ए यूनियन पी बी, मतलब दोनों के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके लिख दो। 5 दोनों में आ रहा है, 5 लिख दिया। 4 आ रहा है, 8 सिंगलटन दोनों में है, हम एक ही बार लिख देंगे। देन पहले सारे सिंगलटन लिख लेते हैं। यहाँ पर सिंगलटन 16 है, उसके बाद है 4 8, उसके बाद है 8 16। ये मिल गई है मुझे मेरी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं ये, यानी कि पी ए यूनियन बी बी। चलिए अब निकालते हैं पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए पहले ए यूनियन बी होना जरूरी है, तो हम पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी, ये रहा ए ये रहा बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा 4 8 16, 8 दोनों में आ रहा है, एक बार लिख दिया। अब इसका पावर सेट बनाना है ए यूनियन बी का, यानी कि इस सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं। पहला हो जाएगा 4, सारे सिंगलटन हो जाएंगे 4, देन 8, देन हमारे पास आ जाएगा 16, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे दो दो के पेयर्स बना लेते हैं, 4 8 8 16, उसके बाद हो जाएगा 4 16, दो दो के पेयर्स बन गए हैं सारे। उसके बाद हमारे पास ये पूरा कंबाइन आ जाएगा, पूरा का पूरा। देख लेंगे 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो 8 से 8 यहाँ पर होने चाहिए एलिमेंट। चेक कर लो, आपके 8 ही होंगे, 2 की पावर 3 वो फॉर्मूला था हमारा। अच्छा, अभी क्या चेक करना था, ये थी लेफ्ट हैंड साइड, ये थी राइट हैंड साइड। चेक करो सेम आ रही है, 5 4 8 16 4 8 8 16, यहाँ तक तो सेम है सारे सेट। पर देखो यहाँ पर ये 2 भी आ रहे हैं, और इक्वल का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम। बिल्कुल सेम मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि ये सारे तो इसके अंदर हैं, नहीं। बिल्कुल सेम मतलब एग्जैक्टली वो दिखने में एक जैसे होंगे। इसके अंदर 2 एलिमेंट ज्यादा आ रहे हैं जो इसके अंदर नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल का मतलब है इसमें 5 6 जाता है तो उसमें भी 5 6 जाता है, इसमें 5 एलिमेंट है तो इसमें भी 5 ही होंगे, वो पांचों दिखने में भी एक जैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे सेट होंगे, वही इक्वल होंगे। तो हम देख सकते हैं 2 एलिमेंट इसके अंदर है पर इसमें नहीं है, तो ये हमारी चीज इक्वल नहीं होगी, नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। हमने ये जस्टिफाई कर दिया है एग्जाम्पल देखिए। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं मैंने ये लिया है, कोई भी जनरली आप नंबर लेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, हमें प्रूव करनी है 2 चीजें, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। यहाँ पर है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। देखिए ये भी एक सेट है ए और ये चीज भी एक सेट बनेगी, तो 2 सेट को इक्वल दिखाना है। यहाँ पर भी ये 2 सेट बनेंगे, इन दोनों सेट को इक्वल दिखाना है। और हमें पता है 2 सेट को इक्वल दिखाने का तरीका क्या है, एक दूसरे के सबसेट दिखा दो, यानी कि ए दिखा दो इस पूरे का सबसेट और इस पूरे को दिखा दो ए का सबसेट, तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। बिल्कुल यही चीज होगी सेकंड के लिए अप्लाई। तो पहले हम फर्स्ट करते हैं। अभी फर्स्ट के अंदर भी 2 चीजें प्रूव करनी है।
पहले दिखाना है कि ए होगा सबसेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का। ये दिखा रही हूं मैं पहले कि ए सबसेट होगा इस चीज का। अगर ए को इसका सबसेट दिखाना है तो क्या तरीका रहेगा, एक एलिमेंट ए में से लोगे, पहुंचाना कहाँ है उसको, यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक्स एलिमेंट लिया है ए में से। अभी देखिए अगर एक्स ए में जाता है, अभी मेरे पास बी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा। मैंने ले लिया, यहाँ पर दो चीजें ली। अगर एक्स ए में जाता है तो हो सकता है एक्स बी में भी जाए, या हो सकता है एक्स बी में ना जाए, दो ही चीजें हो सकती हैं। मेरे पास एक और भी सेट है बी, एक्स ए में तो है, ये तो मैं लेकर चली हूँ। अब एक्स हो सकता है बी में जाए, या दूसरा केस, ये दो केस बना ली मैंने, केस 1 केस 2, या एक्स हो सकता है बी में ना जाए। अगर एक्स बी में चला गया, एक्स ए में तो ऑलरेडी था, अब बी में भी चला गया, एक्स अगर दोनों में है तो इसका मतलब क्या है, वो इंटरसेक्शन में जाएगा। एक्स ए में भी है बी में भी है तो मतलब इंटरसेक्शन में जाएगा। अभी यहाँ पर क्या है, एक्स ए में तो है ही, पर यहाँ मैं कह रही हूँ कि एक्स बी में नहीं है। अगर एक्स ए में है और बी में नहीं है तो मतलब क्या, एक्स ए माइनस बी में जाएगा। ए माइनस बी की डेफिनेशन, एक्स ए में लेकर चले बी में जाता है तो इंटरसेक्शन में पहुंच गया, ए में तो लेकर चले हैं बी में नहीं जाता तो ए माइनस बी में पहुंच गया। तो इससे आप क्या बोल सकते हो, एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा, या ये बीच में और चल रहा है, या केस ये होगा या केस ये होगा, और या तो एक्स इसको बिलोंग करेगा। तो किसी ना किसी को तो बिलोंग करेगा एक्स। तो क्या इनकी यूनियन में नहीं जाएगा एक्स, ऑब्वियसली जाएगा। यूनियन में तो सारे एलिमेंट जाते हैं, चाहे वो एक में जा रहा हो चाहे दोनों में जा रहे हो। तो x इन दोनों की यूनियन में भी जाएगा, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b में। देख लीजिए हमने a में से लिया था, इस चीज के अंदर पहुंचा दिया x को, यानी कि ये a बन गया है इसका सबसेट। अच्छा, एक चीज हो गई हमारी प्रूफ। अब दूसरी चीज प्रूव करनी है, मतलब क्या दिखाना है, अब एलिमेंट को इसके अंदर से लेकर चलेंगे। मतलब मुझे ये दिखाना है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन ए माइनस बी ये चीज ए का सबसेट है, यानी कि मैं एलिमेंट को इसके अंदर से लेकर चलूंगी और ए में पहुंचा दूंगी। चलिए एलिमेंट को इसके अंदर से लेकर चलते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। आप इस पूरे को एक सेट मानो, जैसे ए होता है एक, ये पूरा एक सेट है, इन दोनों सेट की हम कर रहे हैं यूनियन। अब एक्स इन दोनों सेट की यूनियन में जाता है। एक्स किसी दो सेट की यूनियन में कब जाएगा, या तो वो इसमें जाएगा या फिर इसमें होगा, किसी ना किसी में तो जरूर होगा ना, तभी तो वो यूनियन में पहुंचा है। तो हम मैं ले लेती हूँ, दो केस बन गए यहाँ पर भी, हो सकता है एक्स यूनियन बी में जाए, या फिर और हो सकता है एक्स ए माइनस बी में जाए। ठीक है, अभी अगर एक्स ए यूनियन बी में गया, अब यहाँ पर भी दो केस बन सकते हैं, हो सकता है एक्स ए में जाए या हो सकता है एक्स बी में जाए। ठीक है, ए में भी जा सकता है बी में भी जा सकता है। और यहाँ पर देखो क्या केस बना, एक्स ए में जाएगा, ए माइनस बी को बिलोंग करने का क्या मतलब है, एक्स ए को बिलोंग करेगा पर बी को बिलोंग नहीं करेगा। और चल रहा है बीच में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पर आ रही थी x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, ये चीज दोनों में आ रही है। ठीक है, यहाँ आ रहा है या तो x b को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अभी देखिए, देखो यहाँ से मेरा x बिलोंग्स टू ए दोनों जगह आ रहा है, यहाँ पर हम लेके चले x बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अगर a माइनस बी को बिलोंग करते तो a में तो जरूर जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, a तो दोनों में आपको दिखाई दे रहा है ना जाएगा, तो डायरेक्टली हो जाएगा आपका x a को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों केस से ही चीज पॉसिबल हो पा रही है कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है। तो हमने एक्स लिया, यहाँ से पहुंच गया है ए के अंदर, इसका मतलब ये चीज बन गई है ए का सबसेट। दूसरा पार्ट देखेंगे, फिर से यहाँ पर दो सेट हैं, दोनों को इक्वल दिखाना है तो इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, एक बार ये इसका सबसेट एक बार ये इसका सबसेट। तो पहला पार्ट ले लेते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए को हम सबसेट दिखाने वाले हैं ए यूनियन बी का। अभी इसको इसका सबसेट दिखाना है तो इसके अंदर से एलिमेंट ले लो। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए। जब भी कोई एलिमेंट आप दो सेट की यूनियन में से लोगे तो आप उससे नेक्स्ट स्टेप हमेशा यही लिखोगे, या तो वो पहले वाले सेट में जाएगा या फिर वो दूसरे वाले सेट में जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले वाले सेट में चला गया, इसको छोड़ देते हैं। अभी दूसरे वाले सेट में गया, बी माइनस ए में गया, तो बी माइनस ए में जाने का क्या मतलब है,
या एक्स बी को बिलोंग करेगा और ए को बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ से आ गया एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, यहाँ से आ गया एक्स बी को बिलोंग करेगा, एक्स ए को बिलोंग नहीं करेगा। अब देखिए हमें प्रूव क्या चीज करनी थी, हमें इस एक्स को ए यूनियन बी में पहुंचाना था। अभी ध्यान से देखिए, या तो एक्स ए में होगा या एक्स बी में होगा। मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स या तो ए में होगा या बी में होगा, किसी ना किसी में तो एक्स जरूर होगा दोनों सेट में से। तो क्या एक्स ए यूनियन बी में नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि यूनियन में तो सारी चीजें जाती है, चाहे वो ए में हो या बी में हो, दोनों में से किसी एक में भी अगर होगा तो वो यूनियन में जरूर जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास चीज आ रही थी कि एक्स या तो ए में जाएगा या फिर बी में जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स ए यूनियन बी में जाएगा। इसका मतलब हमने एक्स को लिया इस सेट में से और पहुंचा दिया है ए यूनियन बी में, तो हमारी ये चीज हो चुकी है प्रूव कि ये सेट इसका बन चुका है सबसेट। अभी दूसरी चीज कैसे प्रूव होगी, अब दिखाना है कि यूनियन वाला इसका सबसेट होगा। तो x को ले लो आप a यूनियन b में से। अगर आपने x को a यूनियन b में से लिया तो इसका क्या मतलब है, या तो x a को बिलोंग करेगा या x b को बिलोंग करेगा। अभी जो प्रूव करना है उसको देखते जाओ, a यूनियन b माइनस a दिखाना है। अभी देखिए इसका सेकंड पार्ट कैसे प्रूव होगा, a यूनियन b को दिखाना है इसका सबसेट। तो देखिए किस तरीके से दिखाएंगे हम, यानी कि x आपको कहां से लेकर चलना है, देखिए मुझे दिखाना है, पहले लिख लेते हैं क्या शो करना है। a यूनियन b सबसेट होगा a यूनियन b माइनस a का, ये चीज मुझे शो करनी है। x में बिलोंग करके चलेंगे a यूनियन b में से और x को पहुंचा देंगे इस सेट के अंदर। अच्छा, a यूनियन b में जाने का क्या मतलब है, कोई भी एलिमेंट किसी दो सेट की यूनियन में कब जाएगा, या तो वो पहले सेट में जाता होगा या दूसरे में जाता होगा। ठीक है, दो कंडीशन लेके चले। चलिए ए में जाता है तो ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो। अगर एक्स बी में जाता है और है ना, इसका मतलब अगर एक्स बी में जा रहा है तो ए में नहीं जा रहा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ रहे हैं आप? देखिए यहां पर मैं लेके चले, एक केस है एक्स ए को बिलोंग करता है और एक है एक्स बी को बिलोंग करता है, इनकी ए को नहीं करता। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो, एक्स बी को बिलोंग करता है ए को नहीं करता, तो एक्स कहाँ पहुंच जाएगा, बी माइनस ए में पहुंच जाएगा। बी माइनस ए की डेफिनेशन से कि बी को बिलोंग कर रहा है और ए को नहीं कर रहा। अब इन दोनों चीजों को कंबाइन करो, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है और एक्स बी माइनस ए को बिलोंग कर रहा है, और मतलब यूनियन, और मतलब होता है यहाँ पर यूनियन, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन। इन दोनों की यूनियन बना दो, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए। एक्स कहाँ से लिया था, ए यूनियन बी से लिया था, पहुंचा कहाँ दिया, ए यूनियन बी माइनस ए में पहुंचा दिया। तो यानी कि ए यूनियन बी बन गया इस चीज का सबसेट, दोनों एक दूसरे के सबसेट, तो दोनों सेट हो गए हमारे इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट। सेट की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमें ये दो चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को ए के इक्वल दिखाना है। फिर से ये दो सेट है, दो सेट को इक्वल दिखाना है, यानी कि ये इसके अंदर कंटेन, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट। तो चलिए दिखाते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को पहले मैं दिखा रही हूं ए का सबसेट, यानी कि x हम इसके अंदर से लेकर चलेंगे, x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से समझेंगे, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये दोनों सेट की गई है यूनियन। x इन दोनों सेट की यूनियन में जाता है, x इन दोनों सेट की यूनियन में जाता है तो क्या मतलब है, तो x a को बिलोंग कर रहा है, और यूनियन का मतलब और, या फिर x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस चीज को छोड़ दो, यहां से तो x a में आ गया जो पहुंचाना था। अब इसको देखो, एक्स ए इंटरसेक्शन बी को कब बिलोंग करेगा, एक्स ए में भी जाना चाहिए एंड एक्स बी में भी जाना चाहिए। जब इंटरसेक्शन है तो एंड आ जाएगा, दोनों में जाएगा तभी तो हो पाएगा वो इंटरसेक्शन में। यूनियन है तो और, एक में भी जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो और मतलब या एक में चला जाए तो भी काम बन जाएगा, इंटरसेक्शन है तो एंड आएगा, और दोनों में जाना जरूरी है। अभी मैंने और वाला केस लिया, पहला केस लिया, यहाँ से भी एक्स ए को बिलोंग कर गया, दूसरा केस लिया, यहाँ से भी एक्स ए को बिलोंग कर गया, तो दोनों ही केस से एक्स ए में तो जा रहा है। यही तो हमें काम करना था, एक्स को ए में पहुंचाना था, पहुंचा दिया, यानी कि ये चीज बन गई है ए का सबसेट। हो गई पहली चीज प्रूफ। दूसरी चीज, ए को दिखाना है इस पूरे का सबसेट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, यानी कि एक्स को लेकर चलना है, ए के अंदर से पहुंचा देना है। यहाँ ध्यान से समझेंगे, अगर एक्स ए में गया, अभी यहाँ पर है एक्स ए को बिलोंग करता है, तो आप ये चीज देखिए, क्या एक्स इसको बिलोंग नहीं करेगा अगर ए को बिलोंग करता है, ये है इसकी
और इसकी यूनियन, एक सेट है ए, एक सेट है ए इंटरसेक्शन बी, अगर इन दोनों की यूनियन करूं तो वो ये सेट बनेगा। और आपको यूनियन का मतलब पता है, अगर x खाली इसमें भी चला गया तो भी वो यूनियन में जाएगा, या खाली x इसमें भी चला गया तो भी यूनियन में जाएगा, दोनों में है तो ऑब्वियसली है ही है। तो यहां से x a में पहुंच गया है तो x इन दोनों सेट की यूनियन में भी जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि x a यूनियन a इंटरसेक्शन b में भी होगा। यानी कि हमने a में से लिया और इसमें चला गया तो a भी बन गया इसका सबसेट, दोनों एक दूसरे के सबसेट, तो ये इक्वालिटी हमारी आ गई है। अभी सेकंड पार्ट देखिए, मैं फर्स्ट को लेते हुए प्रूव करूंगी कैसे। यहां पर हमें वो चीज करने की जरूरत नहीं है, ये उसका सबसेट, सीधा सीधा मैं कर रही हूं। जैसे ये एक सेट है ए, ये पूरा दूसरा सेट है, दो सेट की इंटरसेक्शन है, मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगी। देखिए कैसे, ए इंटरसेक्शन मतलब ब्रैकेट में खोल रही हूँ, ए इंटरसेक्शन, पहले ए ले लिया है, ठीक है। खोलने का तरीका देखिए, बीच में यूनियन का साइन है, यूनियन लगा दो, ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी ले लो। ये इसको ओपन किया है मैंने, जो लॉज होते हैं उसके थ्रू आप ओपन कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन पहले ले लिया ए के साथ, बीच में यूनियन का साइन है, फिर ए इंटरसेक्शन को ले लिया है बी के साथ। अभी ए इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ए तो ए ही रहेगी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अभी आप फर्स्ट पार्ट देखिए, यही तो था फर्स्ट पार्ट, और ये चीज अभी हमने प्रूव की है ए के इक्वल, तो बाय फर्स्ट पार्ट ये आ गया है हमारा ए के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। क्या मीनिंग है क्वेश्चन का, अगर ये चीज इक्वल है, ये दोनों सेट इक्वल हैं, तो बी सी के इक्वल नहीं हो सकता। नीड नॉट इम्प्लाई दिस थिंग, अगर ये चीज दो चीज इक्वल होंगी तो ये इक्वल नहीं होगा। तो ऐसी चीज में हम एग्जाम्पल देके प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर तीन सेट हैं ए बी सी, तीन सेट ले लो, कोई भी एलिमेंट उसके अंदर एज्यूम कर लो, पर आपको ये चीज देखना है कि ये चीज आपको लेकर चलनी पड़ेगी। मैं लेकर चल रही हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा, मैं प्रूव कर दूंगी कि बी और सी इक्वल नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए में कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, चलो मैंने ले लिया 4 और 8। अब ए इंटरसेक्शन बी करना है तो बी के अंदर ए वाला कोई एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं 4 और 10 ले लो, ठीक है। बी के अंदर ए वाला भी एक एलिमेंट ले लिया। अब बी सी, सी की भी इंटरसेक्शन ए के साथ निकालनी है, पर ऐसा सोचना है कि जो ए और बी की इंटरसेक्शन में आ रहा है 4, वो ए और सी में भी आए, मतलब ए और सी की इंटरसेक्शन भी इक्वल लेकर चल रहे हैं, तो सी के अंदर भी 4 लेना पड़ेगा, और कोई भी एलिमेंट ले लो, मैंने 12 ले लिया, ठीक है। ये हो गए मेरे तीन सेट। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए और बी में कॉमन 4 आ रहा है, ये हो गई ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है, यानी कि मेरी ए और बी और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी मेरा सेम है। मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया। अभी क्या बी और सी इक्वल है, ये देख लो, बी और सी इक्वल की क्या डेफिनेशन थी, दोनों सेट इक्वल कब होंगे, जब बिल्कुल सेम हो। यहाँ 4 4 तो सेम है, पर यहाँ 10 नहीं, यहाँ 12 है, यानी कि 10 बी को तो बिलोंग करता है पर 10 सी को बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पर 12 सी को तो बिलोंग करता है पर बी को नहीं करता, इनके अंदर अलग अलग एलिमेंट हैं, इसका मतलब बी और सी इक्वल नहीं है। तो यानी कि ये चीज जब आप लेकर चलते हो तो जरूरी नहीं है कि बी सी इक्वल होगा, बी और सी इक्वल नहीं होगा जब ए बी की इंटरसेक्शन और ए सी की इंटरसेक्शन सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5 and A union X is equal to B union X for some set X, show that A is equal to B। आपको A और B कोई भी दो सेट दिए हैं, A की हमने X के साथ इंटरसेक्शन की या B की X के साथ इंटरसेक्शन की, तो दोनों का ही आंसर क्या आ रहा है 5, ये आपको गिवन है। A यूनियन X B यूनियन X, और A की X के साथ यूनियन करो या B की X के साथ यूनियन, आंसर सेम आ रहा है। X क्या है, कोई भी हमने एक सेट लिया है X, हमें शो क्या करना है कि ए और बी दोनों सेट इक्वल होंगे। चलिए प्रूव करते हैं इसको, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपको याद रखना होगा। देखिए फर्स्ट स्टेप जो है कि कैसे स्टार्ट करें इस टाइप के क्वेश्चन को। ए सेट जो है, क्या मैं उसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, देखिए मैंने क्या लिखा है, क्योंकि मुझे अब एक्स भी लाना है, ये चीजें भी यूज करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो मैंने क्या लिखा है, A इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। समझेंगे इसे कि ये क्यों A के इक्वल है। देखिए X कोई भी सेट है, मैंने X और A की यूनियन कर दी,
जब मैं एक्स और ए की यूनियन करूंगी तो इस सेट के अंदर ए के तो एलिमेंट होंगे ही, एक्स के भी एलिमेंट होंगे, ये सेट बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा क्योंकि ए के अलावा एक्स के भी एलिमेंट है, और यहाँ पर है ओनली ए, सिर्फ ए है, और यहाँ पर ए भी है प्लस में एक्स भी है। जब आप इनकी इंटरसेक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बताया था आपको कि दो सेट की इंटरसेक्शन की जाए और एक छोटा और एक बड़ा सेट हो। ये दिखाई दे रहा है बड़ा सेट है, इसके अंदर ए पहले से ही कंटेन है, मतलब ए इसका सबसेट है क्योंकि इसके अंदर एक्स भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, ए के सारे एलिमेंट है तो ए इसका सबसेट है। और जब ये इसका सबसेट हो तो इंटरसेक्शन हमेशा कौन सा सेट आता है, छोटा वाला सेट जो सबसेट होता है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी, ए। समझ में आया कि आप इसको इस तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम। A इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स हो गया। अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। चलिए पहले गिवन का यूज कर लेते हैं। A यूनियन एक्स हमें दिया है B यूनियन एक्स के इक्वल, तो मैंने गिवन का यूज करते हुए A यूनियन एक्स की जगह लिख दिया है B यूनियन एक्स। अभी हमारे पास कुछ लॉज होते हैं सेट्स में, तो मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंटरसेक्शन लगा है और ब्रैकेट में मेरे पास यूनियन है, मैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी ऑपरेशन को, ए इंटरसेक्शन बी के पास चला जाएगा, इस तरीके से ब्रैकेट में बीच में यूनियन है, यूनियन सेपरेट हो जाएगी और ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ आ जाएगा। ये हमने यूज कर दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव। चलिए ए इंटरसेक्शन बी को आप लिख देंगे एज इट इज यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, इसकी तो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जो कि 5 है, तो यहाँ पर आ गया है 5। अभी आप बताइए ये एक सेट है, इसकी यूनियन करनी है 5 के साथ, किसी भी सेट की आप 5 के साथ यूनियन करोगे तो वापस से क्या मिलेगा, वही वाला सेट। 5 में तो कुछ भी नहीं है तो यूनियन क्या होगी, वापस यही वाला सेट। तो यहां से मेरी ए की वैल्यू आ गई है ए इंटरसेक्शन बी। चलिए अब इसको यहीं पर छोड़ते हैं, अब हम बी के लिए यही सेम चीज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बी को क्या लेट कर सकते हैं, बी को हम लिख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने ए को लिखा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, तो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, रीजन बिल्कुल सेम रहेगा। बी यूनियन एक्स क्या है, बी का सुपर सेट है, बी के भी एलिमेंट है और एक्स के भी एलिमेंट है। अगर उसकी बी के साथ इंटरसेक्शन की जाएगी तो छोटा सेट आएगा, सबसेट आएगा, तो आंसर बी ही आएगा। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन करेक्ट है। चलिए बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन, अब यहाँ से देखो बिल्कुल जो चीज यहाँ की थी, नेक्स्ट स्टेप में हमने गिवन का यूज किया था, यहाँ भी वही करेंगे। बी यूनियन एक्स है ए यूनियन एक्स के इक्वल, तो आप ए यूनियन एक्स पुट कर दो। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया था, सेम चीज करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दो। बी इंटरसेक्शन ए देन यूनियन, अब बी इंटरसेक्शन हो जाएगा एक्स के साथ सेपरेट, बी इंटरसेक्शन ए एज इट इज यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, कितना दिया है 5, फिर से वही चीज 5 की किसी के साथ यूनियन, तो वापस से क्या मिलने वाला है, वही चीज। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई है, बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए लिखूं या ए इंटरसेक्शन बी, बात तो सेम ही है। यहां से दोनों देखिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, दोनों में ही ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है, मतलब ए की भी वैल्यू वही है जो बी की वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों सेट हमारे होंगे इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are known empty sets and A intersection B intersection C is equal to 5। क्या बताना है आपको, A B C तीन सेट बताने हैं, खुद से बनाने हैं, सच दैट कि वो किस तरीके से आप बनाओगे, किस तरीके से आप एग्जाम्पल दोगे कि अगर आप ए की बी के साथ इंटरसेक्शन करते हो या बी की सी के साथ या ए की सी के साथ, इन तीनों की जो वैल्यू आनी चाहिए वो नॉन एम्प्टी, मतलब उस सेट में कुछ ना कुछ जरूर जाना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होगा वो सेट, चाहे एक ही एलिमेंट जाए, सिंगल एलिमेंट ही जाए, पर उसमें कुछ ना कुछ जाएगा। और ए बी सी अगर तीनों सेट की इंटरसेक्शन करूं तो उसमें कुछ नहीं जाए, वो 5 होना चाहिए। इस तरीके से सोच समझ कर हमने सेट बनाना है कि उसकी ये जो कंडीशन है, गिवन कंडीशन, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल सोचोगे कि मैं किस तरीके से एग्जाम्पल ले सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए हम बनाते हैं, ए में कोई भी एलिमेंट ले लेती हूँ, मैं छोटे छोटे से एग्जाम्पल लूंगी, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ए में मैंने ले लिया 2 4। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखेंगे, मुझे ए और बी के इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं बी को जो भी बनाऊंगी पर ए में से एक एलिमेंट तो मुझे लेना पड़ेगा ताकि ए इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आए।
तो चलो मैं बी में से 4 ले लेती हूँ, एक बी का अपना एलिमेंट ले लेती हूँ 6, ठीक है। अब सी भी मुझे इस तरीके से बनाना है कि बी और सी में भी कुछ कॉमन आए, ठीक है। तो बी और सी में भी कुछ कॉमन आए, तो मान लो मैंने यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है, बी और सी का कॉमन हो गया। पर ए और सी में भी कुछ कॉमन आना जरूरी है क्योंकि नॉन एम्प्टी आना चाहिए, तो एक एलिमेंट ए से लेना पड़ेगा। अगर मैं 4 ले लूंगी ए से, पर मुझे दिखाना है तीनों की इंटरसेक्शन में कुछ नहीं जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ 4 ले लूंगी ए में से तो तीनों में 4 कॉमन हो जाएगा, तो मैं 4 नहीं ले रही, मैं 2 ले रही हूँ, ठीक है। चलिए अब करके देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए और बी में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? 4, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गई है 4। बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, बी और सी में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 6, तो 6 सिंगलटन आ गया। ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है, ठीक है। तीनों ही नॉन एम्प्टी आ रहे हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जी हमारी नॉन एम्प्टी की। अब आ जाते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों की साथ में इंटरसेक्शन देख लो, क्या कोई नंबर कॉमन है? नहीं, यहाँ पर 2 4 है, यहाँ 4 6 है, यहाँ 2 6 है। इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में, इन दोनों में, दो में तो कॉमन आ रहे हैं पेयर्स में, पर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया 5। तो हमें इस तरीके से एग्जाम्पल सोचने थे कि गिवन कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे। तो बहुत ईजी, आप सोच समझ कर एग्जाम्पल लिखेंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में है 600 स्टूडेंट्स, वहां पर सर्वे किया गया। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। उसमें से पाया गया कि 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टी लेते हैं। 225 टेकिंग कॉफी, 225 ऐसे हैं जो कॉफी लेते हैं। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, कुछ ऐसे भी थे कि जो टी भी ले रहे हैं और कॉफी भी ले रहे हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी नोर कॉफी। आपको बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना ही टी लेते हैं ना ही कॉफी लेते हैं। तो चलिए किस तरीके से होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे आप। हमने बात की थी, जैसे यहाँ 2 चीजों की बात है, टी और कॉफी, ठीक है। एक सेट हो गया ए, एक सेट हो गया बी। जैसे टी के लिए मैंने ए सेट ले लिया और कॉफी के लिए मैंने बी सेट ले लिया, ठीक है। जनरली बात की जाए, एक होता है ए यूनियन बी और एक होता है यू। यू होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल। और ए यूनियन बी में क्या जाता है? ए और बी की यूनियन जाती है। देखो दोनों में डिफरेंस समझेंगे पहले। यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक रूम में है टोटल 50 पीपल। अभी ये पूरा मेरा यू है, यूनिवर्सल है, तो एन यू मतलब यूनिवर्सल में कितने जाते हैं? 50। अब मैं कह रही हूं इनमें से 30 ऐसे हैं जो कि कुछ भी आप लगा लो, टी पसंद करते हैं या कॉफी, कुछ भी पसंद करते हैं, पर 30 ऐसे हैं, यानी कि जिस भी चीज की हम बात करें उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 30 ही ऐसे हैं जो उस चीज में इंक्लूड है। कोई टी ले रहा है, कोई कॉफी ले रहा है, यानी कि बाकी के बचे हुए कुछ नहीं लेते। तो 50 माइनस 30, 20 लोग ऐसे हो गए जो कुछ भी पसंद नहीं करते। और ये 30 क्या है? मेरी ए यूनियन बी है। क्यों है ये ए यूनियन बी? ए यूनियन बी में वो जाएगा, यानी कि जैसे अब मैं बात कर रही हूँ कि 30 लोग ऐसे हैं जो टी भी ले सकते हैं, कॉफी भी ले सकते हैं, पर एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक तो लेंगे। जैसे ही वर्ड आ जाता है एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक का मतलब है टी भी ले सकता है, कॉफी भी ले सकता है या दोनों भी ले सकता है, ठीक है। तो वो चीज आ जाती है यूनियन के अंदर, मतलब यूनियन के अंदर सारी चीज आ गई। ए वाले भी आ गए, बी वाले भी आ गए, जो दोनों के अंदर कॉमन है वो भी आ गए, जो दोनों लेते हैं वो भी आ गए। तो ये चीज आती है यूनियन के अंदर। और ये चीज है मेरी यूनिवर्सल, 50 टोटल है। अगर मुझे ये चीज निकालनी है कि ऐसे मेंबर बताओ, ऐसे पीपल निकालो जो कुछ भी नहीं लेते, तो मुझे इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 50 में से 30 माइनस करूंगी तो 20 पता चल जाएगा। यानी कि अगर मैं U में से, यानी कि यूनिवर्सल में से माइनस कर दूं A यूनियन B, यूनियन माइनस कर दूं, आप इस एग्जाम्पल के थ्रू देख पा रहे हो ना कि NU में से जब आप यूनियन माइनस कर रहे हो तो आपको मिल जाएंगे वो मेंबर्स जो कुछ भी नहीं लेते, नेदर टी नोर कॉफी। तो क्या करना है? NU में से NA यूनियन B को माइनस करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। देखिए किस तरीके से अब हम करेंगे। फॉर्मूला अब हमें पता चल गया है, मुझे क्या करना है? NU में से NA यूनियन B को करना है माइनस। पर यहाँ तो NU तो दिया है, सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, उसने कहा है टोटल 600 स्टूडेंट्स हैं, तो ये तो हो गया NU। NU तो मेरे पास है,
पर एन ए यूनियन बी तो नहीं है। कोई बात नहीं, हमें एन ए यूनियन बी तो निकालना आता है। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमें पता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। टी मतलब ए की बात हो गई, तो ये हो गई 150 प्लस 225 टेकिंग कॉफी, तो सेकंड वाला हो गया 225 माइनस 100 वर टेकिंग बोथ। 100 है दोनों के लिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। 150 माइनस 100 हो गया है 50, 50 प्लस 225 हो जाएगा हमारा 275। तो ये वैल्यू आ गई है 275। मेरे पास एन यू भी है, एन ए यूनियन बी भी है। यू मतलब टोटल लोग, यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी मतलब जो कुछ ना कुछ ड्रिंक लेते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक लेते हैं। तो अगर मैं टोटल में से, यूनिवर्सल में से एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक वाले को माइनस कर दूं तो मेरे पास वही मेंबर तो बचेंगे कि जो कुछ भी नहीं लेते हैं। तो 600 माइनस 275, 9 माइनस 7 2, 5 माइनस 2 3, तो 325 ऐसे पीपल होंगे। 325 स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नोर कॉफी। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 325। एन यू में से आप कर देंगे एन ए यूनियन बी को माइनस। ये जरूर समझ में आना चाहिए कि क्यों माइनस कर रहे हैं, किस में से क्या। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है क्यों माइनस किया गया है। 600 माइनस 275 आ गया है 325, जो कि आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 know English and 25 know both. Each of the student knows either Hindi or English. How many students are there in the group? ध्यान से समझेंगे पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें से 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी जानते हैं, 50 ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं और 25 ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश। इसका मतलब हम जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिस ग्रुप में से हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं, उस ग्रुप का हर एक स्टूडेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज इधर हिंदी और इंग्लिश, मतलब कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर जानता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। समझ रहे हैं आप? यानी कि जिस ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, जहां से हम लोग ले रहे हैं, जहां से हम स्टूडेंट ले रहे हैं, वो सारे ही स्टूडेंट, मतलब हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई लैंग्वेज जानता है। देखो ये पूरे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये पूरा मेरा ग्रुप है, यानी कि ये पूरा यू है। अब इसमें जितने भी लोग हैं, यहाँ पर हमें नहीं दे रखा कि कितने हैं, पर हर एक कोई ना कोई लैंग्वेज जानते हैं, यानी कि हर एक पार्टिसिपेट कर रहा है उस चीज में। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, जो भी पार्टिसिपेट करता है वो तो यूनियन में जाता है, क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस वो जानता है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस जानते हैं, यानी कि कम से कम एक लैंग्वेज, यहाँ पर ये कह रहा है कि पूरे ही ग्रुप के लोग, यानी कि सारे ही कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर जानते हैं, जितने भी लोग हैं। इसका मतलब यू और ए यूनियन बी तो बात सेम है। ऐसा तो कोई भी बंदा नहीं है इस ग्रुप में जो कोई लैंग्वेज नहीं जानता, क्योंकि उसने ये दे दिया है कि हर एक ना एक लैंग्वेज जरूर जानता है। इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्सल होगा, यू होगा, और यूनियन होगी, वो दोनों इसमें सेम रहेगा। निकालना क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। पूरे ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब यू निकालना है, टोटल निकालना है यू। और यू हम क्या कह रहे हैं, यहाँ तो यूनियन के ही इक्वल होगा। यूनियन के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हम सारे ही वो लोग ले रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें हर एक पार्टिसिपेट कर रहा है, हर एक बच्चा कोई ना कोई लैंग्वेज जानता है। इसका मतलब यू और ए यूनियन बी सेम होगा। तो बात ये है कि मुझे निकालना है ए यूनियन बी। ए हो गए हिंदी वाले, बी हो गए इंग्लिश वाले। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो सॉल्यूशन करना बहुत आसान है, ये चीजें समझना थोड़ा सा आपको डीपली है कि हम ये कर क्यों रहे हैं। कर तो रहे हैं और करना बहुत इजी है, पर ये कर किस लिए रहे हैं, कि हमने ए यूनियन बी ही क्यों लिया, यू नहीं निकाला। तो आपको ये चीजें समझ में आना जरूरी है। एन ए, अच्छा जी हिंदी वाले देख लो, 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो 100, प्लस एन बी इंग्लिश वाले देख लो 50 डाल दो, माइनस ए इंटरसेक्शन बी मतलब बोथ, दोनों वाले, ये रे 25 सॉल्व कर दो। 100 प्लस 150 हो गया, ये माइनस 25 ये हो गया 125, यानी कि 125 पीपल जो आ गए हमारे पूरे यूनियन में आ गए हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल
It was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, then 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, then 3 read all the 3 newspapers. आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी है कि टोटल 60 पीपल हैं, उसमें से 3 टाइप के न्यूज़पेपर हैं H, T, I, ठीक है। आपको दिया है कि 25 हैं जो सिर्फ नहीं 25 हैं जो H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 T पढ़ते हैं, 26 I पढ़ते हैं। उसके बाद 9 ऐसे हैं जो H और I दोनों वाले हैं, 11 ऐसे हैं जो H और T दोनों वाले हैं, 8 T और I दोनों वाले हैं। उसके बाद तीनों वाले जो H, T, I तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे 3 लोग हैं। आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कि कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ेगा, मतलब कि वो पार्टिसिपेट करेगा, मतलब हम यूनियन की बात कर रहे हैं। तो मुझे क्या निकालना है, 3 चीजों की हम बात कर रहे हैं, H, T, I, तो मुझे इन तीनों की निकालनी है यूनियन। अभी तक हम 2-2 का कर रहे थे, 2 वाला फॉर्मूला लगा रहे थे। यहाँ 3 सेट हैं तो 3 के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखिए क्या फॉर्मूला है इसके लिए, पहले तीनों को प्लस कर दो, NH, NT, NI। अब 2-2 की इंटरसेक्शन माइनस कर दो, -N, H और T की इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T, माइनस उसके बाद ले लो T और I की इंटरसेक्शन, उसके बाद माइनस H और I की इंटरसेक्शन ले लो, उसके बाद तीनों की इंटरसेक्शन प्लस कर दो, H, T, I। ये रहेगा हमारा 3 वाले सेट के लिए यूनियन का फॉर्मूला। NA यूनियन B यूनियन C आपका क्या होता है, NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, NH यानी कि H न्यूज़पेपर वाले कितने हैं, 25, प्लस T न्यूज़पेपर वाले 26, प्लस I न्यूज़पेपर वाले 26, माइनस अब 2-2 के H और T वाले देखो, H और T वाले 11 हैं, माइनस उसके बाद मैंने लिखा है T और I वाले 8 हैं, उसके बाद H और I दोनों वाले ये रहा 9 है, प्लस करना है तीनों वाले 3 हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं। चलिए 26 हो गया 52 ये वाला भी प्लस है, 55 में 25 आप जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा 80, माइनस 11 और 8 करेंगे 19 और 9 करेंगे 28, तो 80 माइनस 28 मिल गया है हमें 52, यानी कि 52 आ गई यूनियन। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या पूछा है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, यानी कि एग्जैक्टली 1, उसमें से वो 2 हटाने हैं, जो कॉमन वाले हैं वो सारे हटाने हैं, तो एग्जैक्टली H वाले, एग्जैक्टली T, एग्जैक्टली I, ये तीनों निकाल कर प्लस करना है। तो आपको बताना है एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर वाले कितने लोग हैं, ठीक है। अब जिसमें भी एग्जैक्टली या ओनली पूछा जाए और 3-3 सेट हो, तो सबसे अच्छा तरीका उसको समझने का क्या है, आप वेन डायग्राम ड्रॉ करो और उससे समझो। तो चलिए मैं इसका वेन डायग्राम आपको बनाकर दिखाती हूँ। अभी 3 सेट हम बात कर रहे हैं, H की, T की, I की, तो यहाँ पर हम 3 सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये ले लिया है मैंने पहला, उसके बाद आप ले लो यहाँ पर ये रहा दूसरा, ठीक है। तीसरा हम बना लेंगे इस तरीके से, देखिए समझ पा रहे हैं आप। ये जो ब्लू वाला है ये है H के लिए, ब्लैक वाला है T के लिए, ये रेड वाला है I के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम नंबर्स फिल करेंगे, वेन डायग्राम के अंदर नंबर्स फिल करने का तरीका सुनेंगे ध्यान से कि क्या है। जब 3 सेट आपके पास होंगे तो नंबर फिल करने का सबसे पहला तरीका, पीछे से शुरू करो। पीछे से मतलब लास्ट में स्टेटमेंट में क्या दिया था कि तीनों में क्या कॉमन है, 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि तीनों की इंटरसेक्शन है, तीनों में कॉमन चीज है। अब इसमें ध्यान से देखो, तीनों की कॉमन चीज देखो, मैंने अलग अलग कलर लिए हैं, कलर से सर्कल ड्रॉ किया ताकि आपको इजीली दिखे तीनों में कॉमन क्या है। ये देखो ये वाली चीज दिखाई दे रही है, तीनों में कॉमन है, यहाँ रेड भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, ब्लैक भी, यानी कि जो ये वाली चीज है वो तीनों में कॉमन है, तो 3 आएगा मेरा यहाँ पर। ये हो गया मेरा 3, क्योंकि 3 कहाँ आएगा, तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में कॉमन साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये चीज, ये वाला एरिया तीनों में कॉमन है, क्योंकि यहाँ रेड, ब्लू, ब्लैक तीनों आ रहे हैं, तो ये हो गया 3। चलिए
अब हम पीछे से शुरू कर रहे थे, हमने तीनों वाला फिल कर लिया, अब हम दो दो वाला फिल करेंगे। अब मैं ले रही हूँ 8 रीड टी एंड आई, तो टी और आई में मुझे लेने हैं 8, ठीक है। टी और आई यानी कि टी और आई दोनों को पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 8। इस बोथ में तीनों वाले भी आते हैं, समझ रहे हो आप। 8 के अंदर वो भी आएंगे, टी आई और एच वाले भी आ रहे होंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली टी और आई नहीं है, ये है जो टी और आई पढ़ने वाले, दो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं। तो उस दो में 3 भी हो सकते हैं, टी और आई तो पढ़ता ही है और साथ में एच भी पढ़ता हो, ये भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जब दो दो का लिखना है, जैसे ये टी और आई, अब ध्यान से देखो टी और आई कहाँ है, टी ब्लैक वाला, आई रेड वाला, तो ब्लैक और रेड वाला ये हिस्सा आएगा, ये हिस्सा आएगा आपका कॉमन, ब्लैक और रेड वाला, ये पूरा ध्यान से देखेंगे। देखिए ये है रेड वाला हिस्सा, आई वाला, ठीक है। उसके बाद आप समझेंगे ये है हमारा टी, तो रेड और ब्लैक का कॉमन दिख रहा है आपको, ये चीज कॉमन है। उसमें 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, उसमें 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो मुझे तो 8 लेना था, 3 ऑलरेडी आ चुका, तो 8 में से 3 गया, कितना बच गया, तो 5 और बच गया। तो अब 5 + 3 टोटल हो गया है 8। इस तरीके से आपको बताना है, क्योंकि तीनों की इंटरसेक्शन उसमें से माइनस करनी पड़ेगी, तो 8 - 3 5। इसी तरीके से दो दो वाले करेंगे। अब एच और टी वाले देखो, एच और टी में है 11, ये रहा एच और टी, मतलब ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ये रहा ब्लैक, ठीक है। अब इसके साथ ब्लू वाला देख लो कि कितना कॉमन आपको दिख रहा है, ये है ब्लू वाला। तो ब्लू और ब्लैक के अंदर ये चीज कॉमन है, यानी कि ये वाला एरिया, पर 3 तो ऑलरेडी आ गया, तीनों की इंटरसेक्शन तो ऑलरेडी आ गई। ये कितने कह रहा था, 11, तो 11 - 3 कर दो, जो कि हो गया है 8, ठीक है, डन। अभी फिर से आ जाओ एच और आई वाले पे आ जाओ, एच और आई, ये रहा एच, ये रहा आई, यानी कि ब्लू और रेड का कॉमन देखो। अच्छा जी, ये रहा ब्लू, ठीक है। अभी रेड वाला देखो, ये रहा आपका रेड, ब्लू और रेड का कॉमन कितना कह रहा है, ये कह रहा है 9, 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो कितना बच गया है 6, डन। दो दो वाले भी डन हो गए। अब आ जाते हैं सिंगल सिंगल वालों पे। 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 26 ऐसे हैं जो आई वाले हैं। आई वाला पूरा सर्कल देख लो, रेड वाला सर्कल है आई वाला, उसके अंदर टोटल 26 होने चाहिए, ठीक है। उस आई ये नहीं है कि एग्जैक्टली आई पड़ता है, हो सकता है वो एच बी वाला भी हो, उसमें एच वाले भी आ सकते हैं, उसमें टी वाले भी आ सकते हैं, दोनों वाले तीनों वाले भी सारे आएंगे। तो 26 पूरे आई सर्कल के अंदर आने चाहिए टोटल। 6 ऑलरेडी आ रहे हैं, 3 भी आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं। खाली आप रेड वाला सर्कल देखो ध्यान से, उसके अंदर 6 3 5 ये एलिमेंट ऑलरेडी आ रहे हैं, तो इनको हटा दो, मतलब 6 और 3 9, 9 और 5 हो गया है हमारा 14। और यहाँ पर ये कह रहा है कि 26 होना चाहिए, तो 26 में से 14 तो ऑलरेडी आ रहे हैं, तो 26 में से आप 14 कर दो माइनस, तो कितना बच गया, 12 बच गया, हो गया आई वाला। अब आ जाओ टी वाले पे, टी वाले ये कह रहा है टोटल 26 है, ये रहा टी ब्लैक वाला सर्कल, ब्लैक वाले सर्कल में 8 3 और 5 ऑलरेडी आ रहा है, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 ऑलरेडी आ रहा है, मुझे करना था 26, 26 में से 16 हटा दो, कितना बच गया 10। अब आ जाओ एच वाले सर्कल पे, एच वाले सर्कल में टोटल होने चाहिए 25, 8 और 3 11 और 6 17, तो 25 - 17 आप कर दोगे, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। 25 - 17 हो गया है 8, हो गया। अब आंसर कैसे लिखे, हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। वेन डायग्राम किस तरीके से बनाया जाएगा, सबसे पहले तीनों की इंटरसेक्शन, फिर दो दो की इंटरसेक्शन लिखोगे तो 3 माइनस करते जाओगे, फिर जब आप सिंगल सिंगल लिखोगे तो बाकी सारे एलिमेंट को काउंट कर लोगे और फिर उसमें से माइनस कर दोगे। अभी वो क्वेश्चन कह रहा था द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, आप देख रहे हो ये सिर्फ एग्जैक्टली है, इसमें ये वाले हिस्से में एच के कोई भी कॉमन नहीं है, एच के ये वाले हिस्से में 8। ऐसे ही टी वाले सर्कल में ये वाली चीज है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, आई वाले में भी ये वाली चीज है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्जैक्टली निकालना है तो कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो एच वाले हो गए, एग्जैक्टली एच वाले हो गए हमारे 8 प्लस एग्जैक्टली टी वाले कितने हो गए 10 प्लस एग्जैक्टली आई वाले कितने हो गए हैं हमारे 12, जोड़ दो इन सबको, 10 8 18, 18 + 12 हमारा हो गया है 30, यानी कि 30 पीपल जो हैं
रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे और आंसर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। In a survey, it was found that 21 people liked product A, 26 liked product B, and 29 liked product C. If 14 people liked products A and B, 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all the 3 products. Find how many liked product C only. 3 products की हमने बात की है, A, B और C। उसके बाद हम कह रहे हैं, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, फिर दोनों के लिए, ए बी के लिए, सी ए का कॉमन, ए सी बी सी का कॉमन, फिर उसके बाद तीनों का, जो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, यानी कि तीनों का कॉमन वो दिया है 8। अभी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, पर मुझे निकालना है हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। वहां पर भी एग्जैक्टली निकालना था, एग्जैक्टली या ओनली जो भी निकालना हो, वेन डायग्राम के थ्रू आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो बिल्कुल जैसा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें वेन डायग्राम बनाया था, यहाँ भी 3 सेट हैं, ए बी और सी प्रोडक्ट की बात है, तो हम उसी तरीके से हम 3 सर्कल ड्रॉ करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। चलिए एक ले लेते हैं हम ब्लैक से, अलग अलग कलर से करेंगे ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ पाएगा। ये मैंने ले लिया है ब्लू से, और हम तीसरा सर्कल बना लेते हैं रेड से। चलिए अब ये हो गया मेरा ए, ये बी प्रोडक्ट, ये सी। सबसे पहले क्या फिल होने वाली है, तीनों की इंटरसेक्शन, पीछे से शुरू हो जाते हैं। 8 लाइक्ड ऑल द 3, ऑल द 3 रेड ब्लू ब्लैक, तीनों का कॉमन, ये रहा 8 फिल हो गया। अब दो का कॉमन देखते जाएंगे। अच्छा जी, हमें दिया है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी। बी और सी में ध्यान से देखो, यानी कि ब्लू और रेड, ये रहा ब्लू और रेड का कॉमन पार्ट, है ना, ये रहा इसका कॉमन पार्ट, ये वाला और ये वाला। 8 ऑलरेडी आ चुका है, तो आप 14 माइनस 8 कर देंगे, जो कि हो जाएगा 6। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। उसके बाद सी और ए का दिया है 12, सी और ए, ये रहा सी, ये रहा ए, रेड और ब्लैक, ये रहा रेड और ये रहा ब्लैक वाला हिस्सा। तो ये है सी और ए का कॉमन पार्ट, जिसमें 8 ऑलरेडी आ चुका है, तीनों की इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तो 12 माइनस 8 ये हो गया 4। टोटल हमारा 12 आना चाहिए सी और ए में, तो टोटल 12 ही आ रहा है। अच्छा अब फिल करो। उसके बाद ए और बी की है, जो कि है 14, ये रहा ए और बी, ब्लू और ब्लैक का कॉमन, ये रहा और ये रहा। इसमें होना चाहिए टोटल 14, 8 ऑलरेडी आ रहा है, 14 माइनस 8 हमारा हो गया है 6। ये हमने फिल कर दिए, दो के अब सिंगल सिंगल का करते हैं। 29 लाइक प्रोडक्ट सी, ये रहा सी 29। तो यहाँ पर सी वाले सर्कल में देख लो कितने नंबर आ गए हैं, उनको जोड़ लो, 29 में से माइनस कर दो। 8 + 4 12, 12 + 6 18, तो 29 माइनस 18 हमारा हो गया 11। अब यहाँ पर देख लो बी वाले 26 लाइक प्रोडक्ट बी, ये रहा ब्लू वाला सर्कल, जिसमें होने चाहिए टोटल 26, 6 6 12, 12 और 8 हमारा हो गया 20। यहाँ पर होना चाहिए था टोटल 26, तो हम यहाँ पर 6 और फिल कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं ए। अच्छा जी, ए में ये कितने कह रहा है, ए में कह रहा है 21। तो यहाँ पर देख लो ब्लैक वाले सर्कल में कितने आ चुके हैं, 8 + 6 14, 14 + 4 आपका हो गया 18, और यहाँ पर कितने बच गए, 3 बच गए, क्योंकि टोटल होना चाहिए था 21। क्वेश्चन में निकालना क्या था, हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, सिर्फ सी का बताना है खाली, ये रहा ओनली सी 11, तो 11 हो गया आपका आंसर।